अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से। पाकिस्तान एक मरतबा फिर बदतरीन दहशतगर्दी की जद में। पाराचनार के अंदर जुलूस में 2 धमाके, जो ज़ख्मी हुए हैं उनमें से बेशतर की हालत नाजुक है। उससे पहले सुबह तकरीबन 8:45 बजे क्वेटा के अंदर दहशतगर्दों ने गाड़ी के अंदर धमाका खेज़ मवाद लेकर IG पुलिस के दफ्तर जाने की कोशिश की, और जब रोका गया तो उन्होंने धमाके खेज़ मवाद को गाड़ी समेत उड़ा दिया, और उसके अंदर 13 अफराद शहीद हुए, 16 ज़ख्मी हुए, 6 पुलिस एहलकार उसके अंदर शामिल हैं। मैं इस टॉपिक पर वापस आऊँगा। एडिटोरियल कमेंट के अंदर बहुत ही संजीदा और रंज में मुब्तला करने वाले वाक़यात हैं। रियासत को इनका तदारुक करना चाहिए। एडिटोरियल कमेंट हमारा इसके ऊपर होगा। सियासी मामलात से भी नज़र नहीं उठा सकते नाज़रीन। सियासी तौर पर 2 बड़े मामलात हम इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में और दूसरे हिस्से में उठाएंगे। पहले हिस्से में हम बात करेंगे, आज रहमान मलिक साहब JIT के सामने पेश हुए। तवील अरसे के बाद कैमरे के सामने वो आए और उन्होंने अपने रिवायती अंदाज से बातें की। क्या बातें की आपको सुनवा देते हैं और उसके बाद पैनल का तारुफ करवाते हैं और उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके साथ साथ नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम जो इलेक्शन कमीशन के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग का केस है उसका भी जिक्र करेंगे। उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। आइए सुनते हैं रहमान मलिक साहब ने क्या कहा और फिर पैनल का तारुफ करवाते हैं। और रोज़ नारे लगते हैं कि मैं मैच जीत रहा हूँ, लेकिन आखिर वो पिच किसने तैयार की, उसका नाम रहमान मलिक है। अगर कोई सोर्सेस इस बिल्डिंग में उनके हैं तो वहां से पता कर लें कि रहमान मलिक ने क्या कहा है। मैं तो कुछ नहीं कह सकता, मेरी जुबान बंदी है। आज मेरी पार्टी को और जालों को खुश होना चाहिए, सुरखरू होना चाहिए। क्लेम कर रहे हैं कि कुछ हुआ तो मैंने किया, साबित करूंगा। गोल करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। आखिर में गोल करने की बात कर, दुनिया है ही गोल है। इस गोल दुनिया में ढूंढे मैंने क्या कहा। नहीर हुसैन बुखारी साहब, साबिक चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा, हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया। हमें स्टूडियो में ही अहमद दुरानी साहब, सीनियर सहाफ़ी द न्यूज़, इमरान वसीम साहब, सीनियर सहाफ़ी द न्यूज़ दुनिया न्यूज़, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर आसिफ किरमानी, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी अमूर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से हमें DSNG पे ज्वाइन करें, उनका भी शुक्रिया। तो बुखारी साहब, आज तो फिर खुश होंगे, आप तो जाले भी हैं और कायद भी हैं, तो रहमान मलिक साहब ने खुशखबरी दी है, कोई बड़ा काम करके आए होंगे JIT के अंदर। देखिए जी, रहमान मलिक पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करने वो आने गए थे। ही हैड गॉन इन हिज पर्सनल कैपेसिटी इन द सेंस कि जब वो सरकारी मुलाजम थे और जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, वो FIA में मुलाजम थे, और जो भी मटेरियल कलेक्ट किया आज उन्होंने वो मटेरियल जाके JIT के सामने रखा। वट एवर इट इज़, अब इट इज़ बिटवीन दी JIT एंड रहमान मलिक साहब। वो तो पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन तो नहीं थी, लेकिन नाउ ही इज़ इन पीपल्स पार्टी, ही रिमेन्ड आवर फेडरल मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर। उस हवाले से तो उनकी वाबस्तगी पार्टी के साथ है। तो जो कॉन्टेक्स्ट है वो सियासी बड़ा दिलचस्प बयान किया, उन्होंने गोल का जिक्र किया। उन्होंने कहा जी कि अगर कुछ हुआ तो वो पिच मैंने तैयार की होगी। मतलब उनका ख्याल है कि उन्होंने ऐसा धांसू शवाहिद फराहम किए हैं कि अब नवाज लीग की हुकूमत गई कि गई। देखिए जी, बात है कि मैं इसलिए कमेंट नहीं कर सकता कि मेरे नॉलेज में नहीं है उन्होंने क्या किया है जी, और उसको एवेल्यूएट कैसे किया जाएगा। जो एविडेंस इन्होंने कलेक्ट की, जो मटेरियल इन्होंने कलेक्ट किया, प्राइमरीली फर्स्टली तो वो JIT के पास है। JIT इज नॉट सपोज टू गिव अ वर्डिक्ट, दैट इज एन एजेंसी कलेक्टिंग मटीरियल। ठीक, मेरी बात समझे, वो फिर अल्टीमेटली दैट विल बी एग्जामिन्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट बेंच इटसेल्फ। ठीक, वर्डिक्ट तो फिर आएगी ना। और इस पे जो मैं समझता हूँ कि प्रोसिक्यूशन वाली बात मुझे नज़र नहीं आती। इसको मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लीगल हेड्स डिस्कस भी करते हैं, और बहुत साइड से प्रोसीडिंग्स के बाद पॉइंट स्कोरिंग भी होती है। मैं तो एक सिंपली जो समझता हूँ एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ कि वो जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर में वो जो जजमेंट है जो 20 अप्रैल की, उसमें ये एक बात लिखी कि ये अभी वी गिव एन अपॉर्चुनिटी टू मियाँ साहब और मियाँ साहब के बेटों को अपॉर्चुनिटी दिया टू क्लियर देम सेल्फ। ठीक, बियॉन्ड दैट उसके कोई बात नहीं है, कोई कहे जी मैंने ये मटेरियल, और मटेरियल जो था उनके पास है, उनके पास मौजूद है, दे विल एवेल्युएट इट। बिल्कुल। डॉक्टर आसिफ को बात, आसिफ साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी तलत साहब शुक्रिया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है जी, बिल्कुल ज़बरदस्त। ये फरमाएगा कि ये तवक्को बिल्ड हो गई, जिसके बारे में नहीर साहब ने भी जिक्र किया कि JIT के सामने जो भी जाता है वो ये कहता है कि जी या तो मैंने अपने आप को क्लियर कर लिया, शवाहिद दे दिए। रहमान मलिक साहब को कहना था कि मैंने ऐसे शवाहिद दिए हैं कि इसके सियासी नताइज निकलेंगे। ये तवक्कुआत वाबस्ता हो गए हैं JIT के की रिपोर्ट के हवाले से, उसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आप रिफ्लेक्शन दें जी। इसमें सबसे पहली बात यह है कि रहमान मलिक साहब बड़ी दिलचस्प शख्सियत हैं,
और लेकिन मुझे ये जानकर मतलब अफसोस भी हुआ कि रहमान मलिक साहब खुद एक तो NRO ज़दा हैं, नंबर 1। नंबर 2, रहमान मलिक साहब का खुद नाम पनामा में है। और नंबर 3, आज उन्होंने वैसे उसकी वजाहत की है, उन्होंने कहा कि मैंने वजाहत कर दी और आइंदा अगर किसी ने उसके ऊपर, मैं अर्ज करता हूँ ना जी मैं अर्ज करता हूँ। तीसरी बात ये जो सबसे लम्हा फिक्रिया है और परेशानी का बायस है आवाम के लिए कि रहमान मलिक साहब के बारे में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग मौजूद है, ऑब्जर्वेशन, कि वो सादिक और अमीन नहीं हैं। अब ये 3 मेरी गुजारिशात हैं कि मैं तो हैरान हूँ कि JIT का मायार जो है वो इस हद तक आ गया है कि एक ऐसी शख्सियत को जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग मौजूद है कि वो सादिक अमीन नहीं है, जो NRO ज़दा हैं और जिनकी खुद पनामा में नाम है, वो किस किस्म की उनसे मुआवनत जो है ये JIT चाहती है। अच्छा एक मिनट, दूसरी बात, एक मिनट अगर आप होल्ड कीजिएगा अपने पॉइंट, क्योंकि आपको नुकता है, मैं चाहूंगा कि रिपोर्टर से जरा रिफ्लेक्शन ले लें। नूरानी साहब पहले इसके ऊपर जरा बात कीजिएगा, जो रहमान मलिक साहब ने बाहर आके बात की, आप सभी मैं पूछूंगा आपका क्या ख्याल है। एक रिवायत वो भी बन गई है, जिस तरह पार्लिमान के सामने, अदालत के सामने हर कोई आके बयान देता है, आज जो बयान दिए उसके ऊपर आप क्या रिफ्लेक्ट करेंगे? रहमान मलिक साहब ने जो बाहर आके बात की है, देखिए इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई इतना प्रॉब्लम है। बाहर मियाँ साहब ने भी बात की थी, बाकी हुसैन वगैरह भी करते रहे हैं, रहमान साहब ने भी आके बात कर दी। और जो भी बंदा कोई बात करके आएगा वो ये तो नहीं कहेगा कि मैंने कोई कमज़ोर बात की। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जिस तरह अभी करमानी साहब फरमा रहे थे कि उनका नाम पनामा लीक में है, तो मेरे ख्याल में पनामा लीक में नाम होने से क्रेडिबिलिटी कम नहीं होती। वो तो मियाँ साहब का भी है और भी बहुत सारे लोगों का है। और इसी तरीके से जो मियाँ साहब का नहीं, मियाँ साहब की फैमिली, जी मियाँ साहब की फैमिली मेंबर्स का जो नाम है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वजह से उनकी भी क्रेडिबिलिटी कम हुई, ना ही उनकी कम होती है। असल में बात ये है तलत साहब कि जो रहमान मलिक साहब का एक सियासी पोस्चर है ना, उसके ऊपर तो शायद मेरी राय वही हो जो बहुत सारे मीडिया पर्सनस की है। मैं उनकी बहुत सारी बातों से और उनके तर्ज अमल से इत्तेफाक नहीं करता। और जो FIA में वो जब थे उस वक्त साफ ज़ाहिर है मैं जर्नलिस्ट नहीं था, मैंने उसको काम करते हुए नहीं देखा। मैंने उनकी वो रिपोर्ट देखी है और एक से ज़ायद मरतबा देखी है, मैंने उसको बड़ा डीपली एग्जामिन किया है। इसके अलावा भी हम रिपोर्ट्स को देखते रहते हैं। दरअसल मैं वैसे जानदाराना आपको ये बात बताऊँगा कि मुझे उस रिपोर्ट में काफ़ी सब्सटेंस नज़र आती है। रहमान मलिक साहब ने बहरहाल उस पर काम किया हुआ है, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग केस उन्होंने बनाया हुआ है। मैं JIT के बारे में बात नहीं कर रहा, JIT का कंडक्ट क्या है, JIT क्या कर रही है, गलत कर रही है, सही कर रही है, वो एक अलग मौजूद है। मैं हुदैबिया पेपर मिल, ये जो स्कैंडल है इसके हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है और जो रहमान मलिक की जो रिपोर्ट है, अनफॉर्चुनेटली ये बीबी के दौर में ये वाक़यात हुए थे, 93 से 96 वाले दौर में। 20 फरवरी 1995 को 1995 में ये डील साइन हुई थी तौफीक ट्रस्ट से, और ये उस वक्त मॉनिटर हो गई। जो मनी मूवमेंट थी पाकिस्तान से UK में उन बैंक्स में, और फिर उसमें वो कर्जा आना $31 मिलियन का और फिर पाकिस्तान आना, वो मॉनिटर हो गई थी उस वक्त। उसको रहमान मलिक साहब ने एक एक चेक, एक एक रसीद, जो मनी मूवमेंट थी, जो बैंक के अंदर अकाउंट खुले, किन किन लोगों के नाम पे खुले, वो जो लोग थे वो जाली लोग थे, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, वाला काम किया, ये सारा काम किया। और वो जो अकाउंट से अल्टीमेटली वो बेनिफिशियरी हुए वहां पे आए। आखिरी बात ये है, अनफॉर्चुनेटली आज के दिन तक, अब जब हम बात कर रहे हैं 93 से 96 में वाकया हुआ, आज के दिन तक उसकी ना तफ्तीश हो सकी और ना ही वो केस कोर्ट में चल सका। तफ्तीश कैसे नहीं हुई कि 97 में मियाँ साहब की गवर्नमेंट आ गई, जो कि 99 में बरतरफ हो गई। मुशर्रफ के दौर में आके उस पर काम शुरू हुआ, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई और रेफरेंस फाइल हो गया, लेकिन फिर दिसंबर 2000 में मायदा हो गया मुशर्रफ के तहत और मियाँ साहब बाहर चले गए। अब जब मियाँ साहब वापस आते हैं 2008 में, तो ये गवर्नमेंट में आ जाते हैं, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती है, बुखारी साहब की ये फ्रेंडली जरा थे, मैं पूछता हूं इसके बात करते हैं टूवर्ड्स मियाँ साहबान, और जो नैब थी वो भी इनकी फ्रेंडली थी। लेकिन जो मटेरियल आप जो वो प्रेजेंट करके आए, हाँ मैं फाइनलाइज कर रहा हूँ बात को, कि जो नैब थी उसने भी सपोर्ट किया केस को, कोर्ट के अंदर फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन हुई, और उसके बाद 2 जजेस का फैसला आया, और वो फैसला जो था फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन की वजह से ये था कि एक जज ने कहा कि ये केस क्रैश हो जाना चाहिए और री इन्वेस्टिगेट भी नहीं होना चाहिए, एक जज ने कहा क्रैश हो जाना चाहिए लेकिन री इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अब 2 जज थे तो रेफरी जज आ गया, रेफरी जज ने कहा कि ना तो ये केस लेकिन मवाद तगड़ा है, लेकिन मवाद तगड़ा है और फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन की वजह से हुआ। पहले तो आपके रिफ्लेक्शंस आज इमरान, आज जो उन्होंने बात की उसके ऊपर, उसके अलावा ऐड करना चाहिए। मेरे पास नैयर साहब के पास एक तगड़ा सवाल है, गो अहेड।
जो आज उन्होंने बात की कि जो पिच मैंने तैयार की थी, मेरे ख्याल से जो पिच उन्होंने तैयार की थी उसके ऊपर मैच नहीं हो रहा है। मैच होगा जो विकेट JIT ने तैयार करनी है उसी के ऊपर फैसला होगा, उसी के ऊपर मैच का रिजल्ट क्या आना है उसी के ऊपर डिसाइड होना है। जहाँ तक रहमान मलिक की रिपोर्ट की बात है तो सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी रिपोर्ट पेश की गई थी। जब नईम बुखारी ने से पूछा गया भाई आपने इतने ज़्यादा एलिगेशन लगाए हैं शरीफ फैमिली के ऊपर, आपके पास इसके शवाहिद क्या हैं, तो उन्होंने कहा एक तो इसहाक डार का एतराफ़ी बयान है उससे सुराग मिल सकता है, दूसरा एक सैकड़ों सफ़ात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट है जो मैं आपको पेश कर रहा हूँ, उससे आपको जो है डायलॉग में दिखाऊंगा, ये जरा दिखाते रहे साथ साथ स्लाइड के तौर पे इसके ऊपर वो जो बात हुई, गो अहेड। उससे आप जो है ना वो सुराग मिल सकता है कि ये लंदन के फ्लैट्स या मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह से हुई। तो जस्टिस शेख अजमत सईद ने उनसे पूछा कि ये रिपोर्ट किसने तैयार की थी और किस हैसियत में तैयार की थी, तो नईम बुखारी साहब ने कहा कि ये रिपोर्ट रहमान मलिक ने तैयार की थी और एडिशनल डायरेक्टर जनरल थे वो FIA के जब उन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी। तो जब उन्होंने ये जवाब दिया अदालत के इस्तफसार के ऊपर तो अदालत में बैठे हुए जितने भी लोग थे बशमूल जजेस वो सारे हंस दिए थे, हंसने लगे। और नईम बुखारी साहब ने फिर अदालत से ये सवाल किया कि आप मेरी बात पे हंसे हैं या मुझ पे हंसे हैं। तो शेख अजमत सईद साहब ने कहा कि क्या अब हंसने के लिए भी आपकी इजाज़त लेने पड़ेगी, क्या ये वही वफाकी वज़ीर दाखिला नहीं जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में वफाकी वज़ीर दाखिला भी रहे, क्या इनका खुद का नाम पनामा लीक्स में नहीं। और जस्टिस आसफ सईद खोसा जो कि जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को नाअहल करार दिया, उन्होंने भी ये सवाल उठाया था कि अगर उन्होंने ये तहकीकात की थी और उनकी अगर ये ज़ाती हैसियत भी थी, लेकिन जब वो वफाकी वज़ीर दाखिला बने पीपल्स पार्टी के दौर में 2008 में, तो तब उन्होंने इस काम को मंतकी अंजाम तक क्यों ना पहुंचा। सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर दे दीजिएगा कि मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो रहमान मलिक साहब की रिपोर्ट है उसको ना यकीन ना करें। मैं इसहाक डार साहब से एग्री करता हूं कि अगर वो स्टेटमेंट अपनी पे कायम नहीं है तो उस पर रिलाई नहीं करना चाहिए, लेकिन फैक्ट्स इन्वेस्टिगेट तो होने चाहिए। आज तक इन्वेस्टिगेट नहीं हुए, ये सब्सटेंशियल चीजें हैं। मैंने भी ये कहा कि पिच जो तैयार हुई है वो JIT की जो पिच तैयार होनी है उस पर मैच होना, उसी पर रिजल्ट निकलना। तो ये तमाम मवाद मौजूद था नेसर, तो आपकी हुकूमत ने इसके ऊपर काम क्यों नहीं किया? पहली बात तो गलत ये है कि अभी आसिफ करमानी ने जो बात की रहमान मलिक, बड़ा मुनासिब होता कि रहमान मलिक साहब को भी आप लाइन पे ले लेते, ही कुड हैव रिस्पॉन्डेड। लेकिन ना एक बंदे के खिलाफ अगर कोई बात हो रही है तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि ही कुड रिस्पॉन्ड टू दैट, बहुत ज़रा मुनासिब बात होती। और बाकी किसी के अफसोस में बात करना ज़रा बहुत अच्छी बात भी नहीं है। देखें ये जो है हुदैबिया पेपर मिल का केस जो है ये रेफरेंस नैब कोर्ट में था, और जब मियाँ साहब अंडर अ डील उनकी फैमिली इस मुल्क से चली गई, और मैं इनसे ये कहूँगा कि अगर ऑर्डर शीट देखें नैब कोर्ट की दिसंबर 2000 के बाद, उस ऑर्डर शीट पे कोर्ट की तरफ से और मुशर्रफ गवर्नमेंट, इट इज़ 2001 प्रॉबेबली, और ऑर्डर शीट पे लिखा है कि द केस इज एडजर्न्ड सेनेडाई। तो ये कोर्ट ने उसको सेनेडाई कर दिया, और फिर ये मियाँ साहब बाहर चले गए और फिर 2009 में वापस आए। फिर एक कन्विक्शन के खिलाफ उन्होंने अपील की, वो भी 8-9 साल बाद वो सेटिस्फाइड होगी, बट वट एवर इट इज़। मैं समझता हूँ कि प्राइमरीली ये नैब की डोमेन में था, और नैब शुड हैव या तो उसको कोर्ट को मूव करती, या ये सारा केस ओवरलुक हुआ कि वो, क्योंकि जब केस ही क्लोज हो गया, नैब के पास था नहीं, कोर्ट में उसको एडजर्न कर दिया, फाइल वो कंजाइन होगी रिकॉर्ड रूम में। दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट। इसमें से दर्जनों और इदारे जो हैं जो इसके ऊपर तहकीक कर सकते थे, FBI कर सकता था, FIA कर सकता था, गाइडलाइंस लेके, जो आप भी बात करें JIT को गाइडलाइंस फराहम करेगी ये रिपोर्ट, वो शायद नहीं हुआ। तो अब ये सवाल उठाया गया है, और कोर्ट के अंदर भी ये जिक्र हुआ था कि जिसको FIA ने डिसोन कर दिया उस रिपोर्ट की क्या हैसियत है। तो शायद आज ज्यादा मुस्तनद अंदाज से ये रिपोर्ट पर बात होती अगर आपकी हुकूमत के दौरान ये कहा होती कि ये हमने ऑन किया है इसको और इसका फॉलो अप ये है। उस पर मैं कर्ज करूँ कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का रोल ख़त्म हो जाता है जब आप किसी कोर्ट का रेफरेंस और चलान सबमिट कर देते हैं। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने तो नहीं की ना, ये तो इंडिविजुअल ने की। नहीं, ये तो वट एवर इट इज़, अब आप कहते हैं नैब या FIA या FBR करता, कोई भी कर सकता, कोई भी कर रही थी। लेकिन असल बात ये थी कि फिर कोर्ट का काम था कि जब सेनेडाई उन्होंने एडजर्न कर दिया तो उसको फिर दोबारा टेकअप करती। रीजंस उन्होंने नहीं लिखा कि हमने सेनेडाई इसको एडजर्न कर दिया। रीजंस इट माइट हैव बीन कन्वेड टू दैट जज के भाई इसको सेनेडाई एडजर्न कर दो, या मियाँ साहब इस मुल्क में नहीं है, वो पेश नहीं हो सकते। तो प्राइमरीली ये जो प्रोसिक्यूटर्स उधर कोर्ट में बैठे थे, ये कोर्ट इटसेल्फ और सुओ मोटो उसको इनिशिएट कर लेती। ठीक, आसिफ करमानी साहब बात करना चाह रहे, गो अहेड आसिफ साहब।
जी तलत साहब, मेरी दरख्वास्त है कि ज़रा मुझे भी ज़रा अपनी बात पूरी ज़रा मुकम्मल करें, इजाज़त दी मुकम्मल जाए। जी मेहरबानी। अभी यहाँ हुदैबिया का जिक्र हुआ जी, और हुदैबिया से पहले मैं ज़रा जिक्र करना चाहूँगा कि इसकी बैकग्राउंड क्या थी। आपको याद होगा कि मोहतरमा के दौर में, बेनज़ीर साहिबा के दौर में सरे महल का बहुत एक सिलसिला बना और स्कैंडल बना, और जिसको पहले जरदारी साहब ने डिसओन किया और बिलाखिर उन्होंने फिर उसको ओन कर लिया। उसके बाद ये हुदैबिया जो पेपर मिल वाला केस है, ये एक निजी और कारोबारी लेन देन था, और उस वक़्त एक इंतकामी तौर पर तमाम बैंकों को ये हिदायत दी गई पीपल्स पार्टी के दौर में कि जी इनकी सारी जो बैंकिंग जो है लाइन है, फाइनेंशियल लाइंस हैं, उनको क्लोज़ कर दिया जाए। वो क्लोज़ कर दी गई। उसके बाद यहाँ तक कि इतना इसका बार बार एहतजाब किया गया, लेकिन मुझे ये कहने दीजिए कि हुदैबिया पेपर मिल के केस को हाई कोर्ट ने डिसमिस किया, और फिर नैब के पास एक चांस था, नैब को जाना चाहिए था अपील में। नैब अपील में इसलिए नहीं गई कि उनको मालूम था कि इसमें से कुछ नहीं निकलने वाला, और ये जो सारा हुदैबिया पेपर का एक स्कैंडल था, जितनी भी तहकीकात की गई, तमाम हुकूमती दबाव डाला गया, उसके बावजूद उसमें से वो कहते हैं ना खोदा पहाड़ और निकला चूहा भी नहीं, नंबर 1। उसके बाद यही जो हुदैबिया पेपर मिल की तहकीकात थी, इनको जो मुशर्रफ साहब थे, जो नवाज शरीफ साहब के बदतरीन दुश्मनों में जिनका शुमार होता है, उन्होंने रहमान मलिक साहब की इन्हीं तहकीकात को मुस्तरद कर दिया। नंबर 3, कहने का मतलब कि ये बार बार हुदैबिया पेपर मिल के हवाले से जितनी भी तहकीकात हुई वो हर बार नाकामी से हमकिनार हुई। अच्छा, फिर आपको याद होगा उसी दौर में एक जोनाथन जहाज का सिलसिला बना कि जिसको महीनों खड़ा कर दिया गया, और वहाँ अलाउ नहीं किया गया कि इत्तफाक फाउंड्री को नुकसान पहुँचाने के लिए इंतकामी कार्रवाई की गई कि उसका रॉ मटेरियल तक वहाँ। तो आपका बुनियादी नुक्ता क्या है? क्यों नूरानी साहब के पास दो सवाल। मैं जी तलत भाई, मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि हुदैबिया पेपर मिल जो है, जो केस था, उसको हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया हुआ है, मुशर्रफ दौर में वो रिजेक्ट हुआ है, और फिर वो तहकीकात एक ऐसे शख्स ने की गई, और उसमें देखे ना जुल्म क्या था कि एक 70 साला बुजुर्ग को, मियां मोहम्मद शरीफ साहब मरहूम को उसमें गिरफ्तार किया गया, और कोई गलत काम नहीं निकला, और तहकीकात किस शख्स ने की। ओके, ये रिस्पांस ले लें, किरमानी साहब रिस्पांस ले लें जी। आखिरी जुमला जी जरूर। और किसने तहकीकात की? जिस शख्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो शख्स सादिक और अमीन नहीं है। गो अहेड बुखारी साहब। देखिए जी, बात है अगर वो सादिक और अमीन नहीं तो वाइज मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, उसके यू आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट, प्रोसीड करें, चेयरमैन सेनेट को दरखास्त दें, तो वही तो वो टर्न डाउन हो गई थी ना वो एक बात। दूसरी बात, प्रेसिडेंशियल पार्डन भी इनको मिला था, लेकिन उससे उनकी तहकीकात पर मेरे ख्याल में असर नहीं पड़ता, वो तो मटेरियल मौजूद है। सेकेंडली, किरमानी साहब ने जो फिर ये पिछले कई अरसे से जब से पनामा इशू है ना और हुदैबिया पेपर, ये स्टोरी हम सुनते आ रहे हैं, एंड दिस इज देयर डिफेंस। ठीक, मतलब है कि ये इनका ये डिफेंस है, लेट इट बी एग्जामिन्ड बाय द GIT एंड डन बाय द सुप्रीम कोर्ट, यही डिफेंस है ना। बात यह है जो मटीरियल इनके पास था, मियां साहब ने खुद कहा, पार्लियामेंट में भी कहा, फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कहा कि मैंने जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मटीरियल था हमने सुप्रीम कोर्ट में दे दिया और GIT को भी दे दिया। तो ये टोटली रिलाय उस डॉक्यूमेंट्स पे कर रहे हैं, ये उस स्टेटमेंट पे कर रहे हैं जो इन्होंने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में थ्रू देयर लॉयर सबमिट कर दी, और कहते हैं हमने उसको फर्निश कर दिया टू दी GIT। लेट्स सी कि ये इनका डिफेंस है ना। अब डिफेंस कोई बंदा अपना कोई भी बना सकता है। सेकेंडली, अगर वो सरे महल का जिक्र करते हैं ना, तो देखिए आप गवर्नमेंट में थे, एग्जामिन इट। हमारे खिलाफ वो केसेस भी थे जहाँ पे टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस थी और फिर अल्टीमेटली इनके चहेते 2 जजों को फिर घर जाना पड़ गया। तो हुकूमत में से कर लेते फैक्चुअल कोई चीज़ गलत नहीं जानी चाहिए। पहली बात उन्होंने ये कही कि हुदैबिया पेपर मिल केस मुशर्रफ दौर में हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट हुआ था या क्या हुआ था जी? वो कौन सी थी? वो क्वेश्चन, वो जो इनका मायदा हुआ मुशर्रफ के तहत, उसके तहत वो चला नहीं, वो जो एडजर्न हुआ सेनेडाई, लैक ऑफ प्रूफ, वो सेनेडाई एडजर्न हुआ उसके बाद जब
ये वापस आए तो इन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी जब्त हुई थी वो वापस लेने के लिए और इसके खिलाफ अपील की। नैब रिस्पोंडेंट था, नैब ने लिख के दिया कि हमारे इदारे ने गलत किया था, पहले ये लिख के दिया, ये फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन थी। फाइनली अब रेफरी जज का मामला आ गया। उस वक्त प्रोसिक्यूशन की वजह से प्रॉब्लम होने का खदशा था। ये अपने दोस्त चौधरी कमरुज़्ज़मान को चेयरमैन नैब लगाया इन्होंने, उनके जरिए इन्होंने वहां से ओपिनियन ली और इन्होंने वहां पे केस को डिफेंड नहीं किया। तो रेफरी जज ने भी मार्च 2014 में, मार्च या फरवरी 2014 में कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब के आने के बाद ये फैसला दिया। ये तो फैक्ट्स है, मेरे ख्याल में फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए। भुट्टा साहब जो इनके वकील थे, मैं इसको कंक्लूड यूं करूंगा तलत साहब, देखें ये प्रॉब्लम्स हैं, लूप होल्स हैं केस के अंदर। इसके अलावा भी और बहुत सारे लोग, हमारा जो जीआईटी के बारे में था ना, मैं एक बात उस बारे में जरूर कहना चाहूंगा, जीआईटी एहतसाब का अमल क्यों नहीं होता? इदारे नहीं है, इदारे मजबूत नहीं है, इदारों को इंडिपेंडेंट नहीं होने दिया गया। मौका सिर्फ ये है कि एहतसाब जरूर हो, पिन पॉइंटेड ना करें, आप हुकूमतें गिराने के लिए एहतसाब ना करें, साजिशें ना करें, एहतसाब के लिए एहतसाब करें, जमहूरी हुकूमतों को गिराने के लिए। इमरान हैज अ पॉइंट टू मेक, आई विल कम टू यू इन अ मिनट। इमरान गो अहेड जी। मैं एक कर सकता हूं वन सेंटेंस जी, गो अहेड। मैं ये भाई ने भी बात की है, तो देखें चौधरी कमरुज़्ज़मान जो हैं वो तो 2014 में आते हैं ना, तो इससे पहले नैब ने क्यों नहीं जाके अपील की जी? क्योंकि उनको मालूम था कि इसमें कुछ नहीं है और ना निकलना कुछ है। जब रेफरी जज का फैसला आ गया तब भी नैब ने अपील नहीं की। आज़ाद साहब चलें, अगर कोर्ट में अपील हो सकती थी, अगर वहां पर रिजेक्ट हो गया आपके ख्याल में बदतरीन एहतसाब के अंदर, तो इस पर भी अगर उसमें जान नहीं है तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट आपको इत्मीनान होना चाहिए। जब रेफरी जज का फैसला आ गया तो सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती थी। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चौधरी साहब ने वो अपील भी नहीं करने दी। ठीक, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, हमें कोई इशू प्रॉब्लम नहीं है। हमने अपने आप को एहतसाब के लिए बारहा पेश किया है और नवाज शरीफ साहब का तो नाम भी नहीं और हमने पेश किया है। मैं तो कहूंगा कि बल्कि जिस तरह मलिक साहब आ रहे हैं और भी लोग आ रहे हैं, तो नवाज शरीफ के जितने सियासी मुखालिफिन हैं, मुशर्रफ साहब समेत, उनको कल तो दामाद साहब ने आना है, कल तो मुखालिफ ने नहीं आना, कल तो दामाद साहब ने जाना है, कल तो दामाद। ये जो बात तलब की जाती नहीं कि हमने एहतसाब के लिए पेश कर दिया, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे जेआईटी बनी, उसने समन किया। अगर आप ना जाते तो आप क्या करते? मुझे बताना। फंडामेंटल क्वेश्चन इमरान। नहीं, हमने वॉलंटरली किया भाई, दैट्स द प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट के बनने से पहले नवाज शरीफ साहब अगर ना जाते तो क्या करते? लेटर लिखा था सुप्रीम कोर्ट को कि वो अपने आप को एहतसाब के लिए और खानदान को पेश करते हैं। किस तरह से वो रिजेक्ट हुआ वहां से, या क्वेश्चनमेंट हुई उस रेफरेंस की, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर भी हो जाती है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में मंजूर भी हो जाती, तो उसका इफेक्ट भी क्या था? दोबारा तहकीकात की तरफ जाना था। आज सुप्रीम कोर्ट ने पनामा का केस सुन के जीआईटी किस लिए बनाई है? तहकीकात के लिए बनाई है ना। और रहमान मलिक की रिपोर्ट के उसकी ज़ाती हैसियत में अगर देखते हैं तो उसमें हो सकता है कि उसने जो बातें की हों वो सच्ची हों, लेकिन कोर्ट उससे मुत्तफिक नहीं हुई। जस्टिस गुलजार ने और जस्टिस गोसा ने जो डिस्क्वालिफिकेशन दी है प्राइम मिनिस्टर की, वो उन्होंने जो उनके बयानात में तजाद है उसके ऊपर दी है। कोर्ट अगर उसकी रिपोर्ट को मान लेती कि ये बिल्कुल दुरुस्त है, जो ठोस है, जिसके ऊपर हम डिक्लेरेशन दे सकते हैं, तो शायद मेरे ख्याल जीआईटी की तरफ भी अलमिया ये है तलत साहब कि जीआईटी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, जीआईटी किसी हिसार में आ गई है और एक साजिश हो रही है। ये प्रॉब्लम है हमारे मुल्क का। अलमिया इंस्टीट्यूशन ये तसव्वुर है, एहतसाब नहीं, ये तसव्वुर है आपका। नहीं, ये सही कह रहे हैं, ये फैक्चुअल रिपोर्टिंग हुई है ना, फैक्चुअल रिपोर्टिंग हुई है। बट आई हैव टू क्वालिफाई बाय सेइंग ये तसव्वुर है, ये तसव्वुर है। आई हैव टू लीव इट, आज ऐसे जीआईटी ने खोले तहकीकात से हट के। आई हैव टू लीव इट देयर। जो शवाहिद हैं, अगर वो बोदे हैं तो वो फिर नहीं कबूल होंगे। अगर शवाहिद तगड़े हैं और उसके ऊपर केस बनता है तो फिर उसको जज एग्जामिन कर लेंगे। क्या ये मामला इतना ही सादा है? इसके ऊपर हम एक और डिबेट कर सकते हैं। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अगला सेगमेंट हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस केस के बारे में जिसको पीटीआई संजीदगी से नहीं ले रही, लेकिन बहुत अहम केस है। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आइए नाज़रीन, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन के अंदर दो किस्म के मुकदमात आपको नजर आते हैं। एक तीसरा भी फाइल हुआ है, लेकिन उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। एक तो ये कि पार्टी फॉरेन फंडिंग का केस है, जिसके ऊपर बावजूद इसरार के इलेक्शन कमीशन के और हिदायत के पीटीआई ने अभी तक जवाब जमा नहीं करवाया। 10 तारीख अब उनको हतमी दी गई है, जिसके बाद अगर जवाब न सामने आया तो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हम ये समझेंगे कि आपके पास जवाब नहीं है। एक और तौहीन इलेक्शन कमीशन की गई मुबैना तौर पर, उसके ऊपर नोटिस है। 4 तारीख उसकी भी दी गई है, एक जवाब जमा कराया गया था, लेकिन जिसके ऊपर इमरान खान के दस्तखत नहीं थे तो उन्होंने रद्द कर दिया उसको। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर से हमने रब्ता किया, उनकी पार्टी से रब्ता किया और कहा कि इस प्रोग्राम के अंदर आप अपना नुमाइंदा भेजें, अहम प्रोग्राम है, लेकिन उन्होंने इनकार किया।
हमारे पास अब स्टूडियो में मौजूद हैं आसिया अंसर साहबा, जो नुमाइंदा जियो न्यूज़ है, इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अकबर एस बाबर, बानी रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जो पिटिशनर हैं इनको आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ज़रा हम अकबर साहब आपसे बात का आगाज़ करेंगे, लेकिन पहले चूँकि PTI ने अपना नुमाइंदा भेजने से इनकार किया, उनके लॉयर ने जो बात की इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े होकर, वो हम आपको सुनवाना चाहते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। जी, गो हेड। जब प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चल रही होती है तो बाकी कोई भी अदारा उसकी हेयरिंग नहीं कर सकता। यही हमारा कानूनी नुक्ता है जो यहाँ हम उठा रहे हैं, क्योंकि जवाब हम जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा चुके हैं। हमने एक एक पाई का वहाँ पे हिसाब दिया है। फॉरेन फंडिंग के हवाले से हमारी वहाँ पे क्योंकि आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट, हमने तो कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि आप कमीशन को ये मैटर भेज दें, लेकिन वहाँ पे नून लीग और उनके हवारी और हनीफ अब्बासी ने वहाँ पे कहा कि नहीं जी, आप ये खुद फैसला करें। तो अकबर एस बाबर साहब, अगर ये जानना है कि पार्टी की फॉरेन फंडिंग के क्या मामलात हैं, तो क्यों इंतजार ना किया जाए? सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो मामला मौजूद है और वो कह रहे हैं कि हमने वहाँ पर पाई पाई का हिसाब भी दे दिया। वाई पुश द इशू इन इलेक्शन कमीशन? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो लास्ट हेयरिंग थी 22 तारीख को, उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे ये कहा कि कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई डायरेक्टिव नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट में, और फिर ये हाई कोर्ट में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा गए हुए हैं। ये जो 8 मई का फैसला है, जिसमें उन्होंने 2 अहम बातें की इलेक्शन कमीशन ने, कि एक उनका आइनी इदारा इख्तियार इस केस को सुनने के बारे में और PTI के अकाउंट्स की स्क्रूटनी के बारे में है। दूसरा जो लोकस स्टैंडाई का था, अगर आपको याद हो कि इमरान खान और बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं, वो कई सालों से कह रहे हैं कि अकबर एस बाबर का लोकस स्टैंडाई नहीं है, यानी वो पार्टी से निकाला हुआ है, इसलिए उसको कानूनी भी हक नहीं है कि वो ये केस कर सके। तो उस पर भी फैसला आया कि ज़रा भर कोई सबूत नहीं है कि इसको पार्टी से निकाला गया है, और अकबर एस बाबर बदस्तूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर है और उसका ये कानूनी हक है कि वो ये सुप्रीम कोर्ट में कतई कलाम है। सुप्रीम कोर्ट में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि पाई पाई का हिसाब दिया गया, वो हिसाब आपकी नज़र से गुजरा? आपने प्रोसीडिंग्स देखी, उन प्रोसीडिंग्स को आपने विटनेस किया? क्या आप मुतमईन हैं जो भी मालूमात आपके पास आई, और वही जवाब अगर इलेक्शन कमीशन में है तो फिर मामला खत्म हो सकता है? तलत ये बड़े अफसोसनाक है कि ये मुख्तलिफ फोरम्स पे आके मुख्तलिफ बातें करते हैं। आप ही के प्रोग्राम में जनवरी में शायद 22 तारीख को इनके एक नुमाइंदे ने आके कहा कि अगले दिन इलेक्शन कमीशन में तारीख है और हम तमाम रिकॉर्ड जमा करा देंगे। अगले दिन ना सिर्फ उनके वकील बल्कि PTI का कोई नुमाइंदा ही अदालत में नहीं आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। उन्होंने कोई हिसाब नहीं जमा कराया सुप्रीम कोर्ट में। जो हिसाब मांगा गया है इलेक्शन कमीशन में, यानी उनके बैंक अकाउंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स, और जो तमाम पैसा जो अमेरिका से आया है, और जो PTI के जो कारिंदे हैं, जो मुलाजमीन हैं जिनके अकाउंट्स में करोड़ों रुपए हुंडी के जरिए मिडल ईस्ट से आया है, और जो कंसील्ड हैं अकाउंट्स यानी UK में लॉयड्स बैंक अकाउंट है, इस किस्म की कोई तफसील उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं कराई है। अगर वो जमा कराई है तो फिर तो उनको तो कोई मसला ही नहीं है कि वही चीज़ उठा के इलेक्शन कमीशन में जमा करा दें। देखें ना, वो 2.5 साल से जो छुपते फिर रहे हैं कि हमने इलेक्शन कमीशन को ये जवाबात नहीं देने और ये तफसीलात नहीं देनी, तो फिर वो जो उन्होंने तफसीलात इलेक्शन कमीशन में दी हैं वही चीज़ इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में दी है। आसिया से मैं पूछ लेता हूं, आसिया आपकी असेसमेंट PTI की भी स्ट्रेटजी क्या है? एक तरफ वो कहते हैं कि एक जो मुस्तनद फोरम है सुप्रीम कोर्ट, वहां पर हमने जवाब जमा करा दिया है। दूसरा मुस्तनद फोरम जो है जो कहता है कि हमारा दायरा इख्तियार भी बनता है, वही जवाब वहां पर क्यों नहीं जमा करा? तलत साहब, ये हम तकरीबन 2.5 साल से ये देख रहे हैं। नवंबर 2014 में अकबर एस बाबर ने पटिशन फाइल की थी और अब 2.5 साल का अरसा गुजर चुका है। इसमें मुतअद्दिद बार हमने ये देखा कि इलेक्शन कमीशन ने जब भी जवाब मांगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया। इलेक्शन कमीशन का दायरे समाज जो है वो इलेक्शन कमीशन में ही चैलेंज कर दिया। 2 बार ये हाई कोर्ट जा चुके हैं, हाई कोर्ट ने फिर इलेक्शन कमीशन के पास भेजा। अब जब भी समाअत होती है तो हमने ये देखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने काफ़ी बार बरहमी का इजहार भी किया कि हम 2.5 साल से ये केस सुन रहे हैं और वही सारी चीज़ें जो आखिरी बार इन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तमाम माली हिसाबात जो हैं वो यहाँ भी जमा करवाने के अहकाम जारी किए, लेकिन PTI ने बारहा जवाब जमा नहीं कराया, वकील चेंज किए। नज़र यही आता है कि PTI इलेक्शन कमीशन में वो तमाम तफसीलात देने से गुरेज़ा है। जो अवामी नुमाइंदगी एक्ट है उसमें अगर देखा जाए तो अगर तो ये साबित हो जाता है कि गैर मुल्की फ़ंडिंग हुई है, हुंडी के ज़रिए रकम आई है और मुख्तलिफ़ ज़राए से रकम आई है, जिस तरह दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त में लिखा है, और ये साबित हो जाता है
तो इमरान खान उनकी जमात जो है वो बैन हो सकती है, खान साहब पे पाबंदी लग सीरियस सकती केस है, बहुत सीरियस केस है। और वो तमाम तफसीलात, क्योंकि इलेक्शन कमीशन मजाज है कि उसको ये तमाम तफसीलात दी जाएं, जो जिस तरह अरकान पार्लियामेंट अपने असासाजात की तफसीलात जमा कराते हैं, इसी तरह सियासी जमातें भी हर साल अपने असासाजात की तफसीलात जमा कराती हैं और वो तफसीलात इलेक्शन कमीशन में पेश होती हैं। और वो तफसीलात अगर कोई जमात दुरुस्त पेश ना करे तो ये तमाम चीज़ें जो अभी हमने जिक्र किया अवामी नुमाइंदगी एक्ट के जरिए, बहुत सीरियस इसके नतीजे। अकबर साहब, एक जाविया ये है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, खैर ये पनामा से तो बहुत पहले का है, 2.5 साल इसको हो गए हैं, लेकिन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, यानी ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, ये कोई लीगल क्वेश्चन नहीं है। ये आपके बारे में कहा जाता है कि आप भी चूंकि नाराज थे तो आपने फिर बदला लेने की ठानी, लिहाजा आपने ये किया, उसके ऊपर अगर आप रिफ्लेक्ट करें तो। देखिए तलत, मैं नाराज़गी हुई इन्हीं मामलात पे है ना। मेरा तो एक ख़त है सितंबर 11, 2011 का, जो अब अदालत का रिकॉर्ड का हिस्सा है, जिसमें मैंने उस वक्त निशानदेही की कि आप हुंडी के ज़रिए, मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए पैसा आ रहा है, गैर कानूनी तरीके से अमेरिका से पैसा आ रहा है, आप पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 की संगीन खिलाफ वर्जी में हैं, आप एक फोरेंसिक ऑडिट कराए। तो मेरी तो इख्तलाफात की बुनियाद ही ये पार्टी के अंदर ये करप्शन थी। और देखें, एक बात आप समझने की ज़रूरत है, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसमें जो चीफ जस्टिस, मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस हैं और जो दूसरे जज हजरात हैं, उनके जो रिमार्क्स हैं, उन्होंने तो ये कहा है कि हम इसकी बाकायदा तय तक इसकी तहकीकात करेंगे। और उन्होंने पूछा है कि क्या हम इलेक्शन कमीशन को एक JIT के तौर पे अपना कमीशन मुकर्रर करें। मैं तो इस बात का खैर मकदम करता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को अगर एक JIT मुकर्रर करेंगे तो इतने खौफनाक हकीकत सामने आएगी। देखें, ये जो भाग रहे हैं उसकी वजह है, ये इसलिए भाग रहे हैं कि इनको पता है कि जो सारी सियासी साख है, और इमरान खान की जो एक जाती इन्होंने एक बनाई हुई है साख कि जी इमरान खान नहीं वो तो करप्ट नहीं हो सकता, वो तो करप्ट, वो तमाम का तमाम वो ढांचा जो है वो गिर जाता है। क्योंकि मेरे पास सबूत कितनी बड़ी रकूम का हम जिक्र कर रहे हैं, हाउ लार्ज इज द अमाउंट? वी आर टॉकिंग, देखिए हम बात करें कम से कम 3 बिलियन से ज्यादा डॉलर्स तो अमेरिका से गैर कानूनी आए, करोड़ों रुपए जो हैं वो करोड़ों से ज्यादा, जो मेरा अंदेशा है क्योंकि मेरे पास जो एविडेंस है वो करोड़ों में है, जो वो पैसा मिडल ईस्ट से हुंडी के जरिए आया है। तो मिला के हम अरबों रुपए की बात कर रहे हैं और इसके सोर्सेज जो है वो बड़े खौफनाक हो सकते हैं। मेरे पास जो एविडेंस है वो ऐसा है कि ऐसे ऐसे जराए से आए हैं। मैं अभी वो डिस्क्लोज इसलिए नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि एक बाकायदा कानूनी तहकीकाती अमल चले जिसमें मैं तमाम सबूत और गवाह पेश करूं कि कहां से, यानी हमसाया मुल्कों के सियासी जो लोग हैं, ओहदेदार हैं, उनकी फंडिंग है दुबई के जरिए, खान साहब के दोस्त है, हुंडी के जरिए पैसा आया। तो ये एक बड़ी खौफनाक तस्वीर सामने आएगी। ये इसलिए भाग रहे हैं कि वो इमरान खान की जो सारी क्रेडिबिलिटी फाइनेंशियल और जो साख बनी हुई है, वो जो एक बुत बना हुआ है, वो पारा पारा हो जाता है। चलो इसके नतायज जो भी निकले, लेकिन PTI को संजीदगी से इसको लेना चाहिए। आसिया, आने वाले दिनों में जो पनामा रिलेटेड केस है वो डोमिनेट करता हुआ आपको नजर आएगा। 10 तारीख को अब JIT ने अपनी हतमी रिपोर्ट भी देनी है, 10 तारीख को ही फाइनल बयान भी देना है। लेकिन आपने कहा कि 2.5 साल से तो इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी लीनियंसी का इजहार किया, काफ़ी लचक का मुजाहरा किया है। डेडलाइंस उनकी उस तरह की डेडलाइंस नहीं है जैसे हम समझते हैं, वो तब्दील उसको करते रहते हैं। आपको ख्याल में मुस्तकबिल में उनके पास टाइम देने की कोई बुनियाद बनेगी? PTI ने उनको बुनियाद फराहम की है उनको? देखिए तलत साहब, हुआ ये भी है कि जितनी बार इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास किए, PTI हाई कोर्ट में चली गई, स्टे ऑर्डर ले आई। लेकिन अब वक्त जो है वो बड़ी तेज़ी से, क्योंकि 2.5 साल तो ऐसे गुजर चुके हैं और ये जिस तरह अभी आपने कहा पनामा का भी ये सारी ये रिपोर्ट आनी है, तो बज़ाहिर लगता ये है इलेक्शन कमीशन को अब मज़ीद लचक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आईनी इदारा है और मुख्तलिफ और जमातों के लिए भी इसने एक मिसाल कायम होती है, डेडलाइंस दी हुई हैं। तो इलेक्शन कमीशन को अब मजीद इसके ऊपर जो है वो मेरा ख्याल है लचक नहीं दिखाएगा इलेक्शन कमीशन। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे पास वक्त सिर्फ इतना, और भी केस है कंटेम्प्ट का, लेकिन हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। फॉरेन फंडिंग का केस जो बहुत अहम केस है, बहुत तवालत पकड़ गया है, रिकॉर्ड फराहम हो जाता तो मामला तय हो जाता। आज हम किसी और इश्यू पर बात कर रहे होते। हमारी तरफ से यही कुछ हमारा एडिटोरियल कमेंट बाकी है। नाज़रीन, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आइए नाज़रीन, अब चलते हैं अहम नुक्ते की तरफ। अहम नुक्ता क्या है? एक खूनी नुक्ता है बदकिस्मती से। पाकिस्तान के अंदर बदतरीन दहशतगर्दी के वाक़यात। पारा चिनार के अंदर 2 दहशतगर्दों ने खुदकुश धमाके किए, अभी तक जो इतलात हैं।
हमें बताया गया कि अभी तक दर्जनों शहादतें हो चुकी हैं। जो रिपोर्ट्स अभी तक आई हैं उसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी भी हुए हैं और बदतरीन नुकसान हुआ है। पहला धमाका एक कम इंटेंसिटी का था, अगरचे उसके अंदर जानी नुकसान भी हुआ, लेकिन जब लोग रेस्क्यू के लिए उस जगह पर गए तो दूसरा धमाका हुआ तो एक बदतरीन किस्म की खौफनाक खूनी प्लानिंग की गई थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। आज सुबह बलूचिस्तान के अंदर से भी बदकिस्मती से ऐसी ही खबर आई। आईजी पुलिस के दफ्तर में एक गाड़ी ने दाखिल होने की कोशिश की, जब उसको रोका गया तो उसने अपने आप को गाड़ी समेत धमाके से उड़ा दिया। 13 अफराद उसके अंदर शहीद हुए हैं, 16 ज़ख्मी हुए हैं, 6 पुलिस एहलकार हैं। पाराचनार से लेकर और बलूचिस्तान के अदर एंड तक आपको पाकिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में दोबारा से नज़र आता है। इसका ताल्लुक कलभूषण के आप माफ़ी नामे वाले बयान से भी जोड़ सकते हैं, इसका ताल्लुक आप अफ़गानिस्तान के अंदर होने वाले जो वाक़यात हैं उससे भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि जब भी अफ़गानिस्तान के अंदर कोई वाक़या होता है उसका जवाब जो है पाकिस्तान के अंदर दिया जाता है इस मफरूज़े पर कि अफ़गानिस्तान के अंदर धमाके हो रहे हैं, पाकिस्तान को कंट्रोल कर सकता है। एक अजीब व गरीब किस्म का वायलेंस का साइकिल है जिसके अंदर पाकिस्तान की पॉपुलेशन फंसी हुई है। रियासत के इदारों की ये बुनियादी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक तरफ जब कहते हैं कि इस दहशतगर्दी का नेटवर्क हमने ख़त्म कर दिया तो फिर हमें नताइज को लोगों के सामने भी रखना होगा। ये नहीं हो सकता कि हम कहते रहें कि हम कामयाब हो रहे हैं लेकिन इस किस्म के खूनी वाक़यात भी होते रहें। पाराचनार की जोग्राफियाई सूरत हाल हम समझ सकते हैं, अगरचे फिर भी इन वाक़यात को रोकना रियासत की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जब कोयटा के मेन शहर के अंदर आकर इस किस्म के वाक़यात दहशतगर्द करते हैं तो फिर लोगों का एतमाद उन कामयाबी के दावों के ऊपर कम होता हुआ नज़र आता है, जो वैसे तो हकीकत पर मबनी है लेकिन इन वाक़यात के पेश नज़र आपको बहुत कमज़ोर नज़र आते हैं। वो तमाम लोग जो कुछ देर पहले हमारे साथ थे आज हम में नहीं हैं, जिनके वालिदैन, उनकी माएँ, बहनें, बच्चे उनको ईद की खुशियों के अंदर शामिल कर रहे थे, अब उनके जनाजे उठा रहे हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे और इस मुल्क को अपने अमन व अमान में रखे। रियासत के इदारों को अपनी बहरहाल ज़िम्मेदारी कबूल करनी है। जो दहशतगर्द कर रहे हैं, जो दुश्मन कर रहे हैं, वो अपने काम से बाज नहीं आएंगे। हमें अपने काम को मज़ीद बेहतर बनाना है। हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।